Hello students of class 12. Today we are going to discuss on the composition of functions. Composition of function क्या होता है ये हम लोगों को जानना है. Composition of function स्वाभाविक है, जब कंबाइन होगा दो फंक्शन तो दो फंक्शन होना चाहिए, तो 3 सेट्स होना चाहिए. और दो तरह का फंक्शन हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है. यानी एक पहला फंक्शन जो है उसका डेफिनेशन कुछ हो, माने जैसे f(x = 2x+3) हो गया, और gx अगर दूसरा फंक्शन है तो वो हो सकता है कि 3x² हो या 2x - 3 हो या x/3x - 2 हो, किसी भी तरह का हो सकता है. ये दो डेफिनेशन हुआ. तो इसी पर हम लोगों को देखना है कि किस स्थिति में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो सकता है और किस स्थिति में नहीं हो सकता है. और जब हो सकता है, जिस स्थिति में भी होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहली बात. दूसरी बात है कुछ क्वेश्चन थ्योरी है इस पर, एक आध थ्योरी, ज़्यादा नहीं है, और उसको थ्योरी को भी देखना पड़ेगा. और फिर तब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे. सेट थ्योरी है तो क्वेश्चंस भी तो ऑलमोस्ट ऐसा ही लगता है जैसे कि थ्योरी ही है. ठीक है. तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या, तो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है. लेट f A to B and G B to C be two given functions ठीक है. Then the composition of f and g अब थोड़ा इस डेफिनेशन पर हम लोग डिस्कस कर लें. ठीक है. और एक डायग्राम भी मैं बना देता हूँ यहाँ पर, छोटा सा, थोड़ा सा समझने के लिए. ये A है, ये B है, ये C है. इसको हम लोग F कहते हैं और इस एसोसिएशन को G नाम देते हैं. ठीक है. और तब जो ये एसोसिएशन है सीधा, इसी को हम लोग GOF कहते हैं. और याद करने के लिए भी हम लोग कुछ देखेंगे. कह रहा है कि लेट f a to b एंड g b to c. a से b को में फंक्शन है
and B to G, B to C be a function given, then the composition of function f and g, देखिए उर्दू की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, f and g, composition of the function f and g, अगर कहेंगे कि f o g लिख दें तब हो जाएगा composition of function g and f, ठीक है। अगर यहाँ पर एफ ओ जी लिखा हो, जैसे हम लिख रहे हैं, मान लीजिए हम लिख दें कि एफ ओ जी, तब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, ठीक है। तो अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तब हम लोग बात करेंगे। याद करने के लिए राइट साइड से पढ़ेंगे पीछे की तरफ। जैसे हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं तो किधर से काउंट करते हैं, 1, 10, 100 या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, किधर से, दाहिने हाथ से करते हैं, ठीक है, बाएं तरफ से नहीं करते। करेंगे तो नंबर तो उतना ही आएगा, लेकिन इस तरफ से बोल नहीं सकते हैं कि इधर से अगर काउंट करें तो वो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इधर से काउंट करते हैं तो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दें यहाँ 2, 3, 0, 4, 7, तो हम लोग इधर से काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, और तब बोलते हैं कि 23,047। इधर से काउंट करेंगे तब तो नहीं होता है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, तब बोलेंगे 74,032, ऐसे तो नहीं बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर में काउंट यूनिट प्लेस यहाँ से इधर दाहिने की तरफ हाथ से लेकर के बाएं की तरफ आते हैं। उसी तरह से यहाँ भी है GOF, कंपोजिशन ऑफ F एंड G, ठीक है। इसी को याद रखिएगा तो याद रखने में आसानी होगी। कभी कभी स्टूडेंट मिस्टेक करता है कि इसको क्या लिखा जाए कंपोजिशन में, F और G, F एंड G, G एंड F, क्या एक ही तरह से लिखा जाएगा? सो नहीं है, ठीक है। तो GOF मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन F एंड G को डिफाइन कैसे करेंगे? GOF A to C such that GOFX यानी इधर का एक डोमेन हो गया GOFX इक्वल टू GFX, ये डेफिनीशन हो गया फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A, ठीक है। अब आप क्लियरली देख रहे हैं कि GOF का डोमेन क्या है, जो F का डोमेन है, ठीक है। GOF का डोमेन क्या है, जो F का डोमेन है, यानी सेट A। और GOF का रेंज क्या है, या कोडोमेन पहले क्या है, तो C है, और रेंज क्या होगा, जो एसोसिएटेड मेंबर्स होगा उसका सेट रेंज होगा, ठीक है। तो वो C का सबसेट भी हो सकता है, ठीक है। द रेंज ऑफ F GOF इज द सबसेट ऑफ C। अब है ये डिफाइन जो हो रहा है A to B, B to C, तो ये तभी डिफाइन होगा जब रेंज ऑफ F और डोमेन ऑफ G का सबसेट हो जाए, ठीक है। रेंज ऑफ F क्या है, रेंज ऑफ F का कोडोमेन हो गया B, मान लीजिए, तो B का सारा एलिमेंट इसका डोमेन हो, कोडोमेन हो, ये रेंज हो, ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि फंक्शन में जरूरी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं, इसको हम F लिखते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको A और इसको B लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 1, 2, 3, और यहाँ लिखते हैं A B C। 1 को A से कर दिए, 2 को भी A से कर दिए, या 3 को B से कर दिए, ठीक है। तो उस स्थिति में ये कोड डोमेन जो हो गया B, वो F का रेंज नहीं है, यानी पूरा का पूरा कोड डोमेन रेंज नहीं है, ठीक है। तो लेकिन
जो रेंज है वह बी का सबसेट है। ठीक है, तो यही कह रहा है यहां पर कि रेंज ऑफ ये डिफाइन कब होगा, जब रेंज ऑफ एफ क्लियरली आप कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ GOF क्लियरली डोमेन ऑफ GOF इक्वल टू डोमेन ऑफ F, यानी कि सेट A हो गया। और GOF is defined only when range of F is subset of domain of G, DG सिर्फ लिखते हैं, डोमेन ऑफ G। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिए कि आपके NCERT बुक में सबसेट या प्रॉपर सबसेट को बाइफरकेट नहीं किया है, अलग नहीं किया है। रेंज ऑफ सबसेट, डोमेन ऑफ सबसेट दोनों सेम सिंबल से डिनोट किया है। प्रॉपर सबसेट भी या सबसेट भी दोनों को एक ही सिंबल से डिनोट किया है। तो जब आप रेफरेंस बुक यानी किसी का भी बुक पढ़ें, RD शर्मा हो, KC सिन्हा हो, या और भी अरिहंत पब्लिकेशन का है, RS अग्रवाल है, दास गुप्ता है, बहुत सारे बुक हैं, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो बुक है उसमें सबसेट को इससे डिनोट किया है। ये हो गया सबसेट, और सिर्फ ये सिंबल प्रॉपर सबसेट। ये हो गया। अब है इसका 11 का क्लास का जब वीडियो आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, ज़्यादा समय हम यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि आप 11 पढ़ के ही आए हैं। आपको जो भी जहाँ भी पढ़े होंगे उस वहाँ से कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको मिला ही होगा कि NCERT ऐसा क्यों कहता है। ठीक है, तो उस पर हम अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोगों को NCERT को ही फॉलो करना है। क्वेश्चन किसी का भी ले, लेकिन सिंबल्स इस्तेमाल करना है NCERT का, दूसरे सिंबल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसी शब्द का इस्तेमाल, सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो also GOF is defined only when the range of F is subset of domain of G। ठीक है, डोमेन ऑफ G अगर हो गया तो कहेंगे कि G B2C तो फंक्शन है ही, तो ये फंक्शन है ही, ये इसका रेंज इसका सबसेट है ही। ठीक है, तो GOF डिफाइन हो जाएगा, यानी ये कंपलसरी है। जब भी कहेगा, कभी कभार आप देखेंगे कि FOG डिफाइन है लेकिन GOF डिफाइन नहीं है, कभी कभी GOF डिफाइन है, FOG डिफाइन नहीं है। ऐसा होता क्यों है? इसीलिए ऐसा होता है कि ये बीच में जो सेट पड़ गया कॉम्बिनेशन करने का, इसको जो हम लोग रिमूव, जब इसको इससे कंबाइन करेंगे तो इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1 2 3 या ऐसे x1 y1 लेते हैं, x1 x2 x3, और यहाँ लेते हैं y1 y2 y3। ठीक है,
और यहाँ लेते हैं Z1 Z2 Z3, ठीक है। x1 को y1 से रिलेशन, x2 को भी y1 से रिलेशन, और x3 को y2 से रिलेशन, और y1 को Z3 से रिलेशन, ठीक है, और y2 को Z1 से रिलेशन। हो गया। तो देखिए जब हम इसका GOF निकालेंगे, GOF निकालेंगे तो GOFX क्या डिफाइन है, G, देखिए यहाँ डेफिनेशन है GOFX इक्वल टू GFX। ठीक है। तो अब यहाँ x का वैल्यू x1 मान लीजिए लेते हैं, तो GOF x1 इक्वल टू GFX1 इक्वल टू GFX1 क्या है, y1 है, तो यहाँ लिखेंगे y1, और GY1 क्या है, Z3, तो इक्वल टू हो गया Z3, यानी GOFX1 इतना अगर हम नहीं करते तो GOFX1 3, y1 गायब हो गया, Z3 आ गया। ठीक है। उसी तरह से अगर हम x2 का लें तो x2 भी y1 से रिलेट है और y1 Z3 से रिलेटेड है, तो इसीलिए यहाँ पर GOFX2 भी हमारा Z3 ही हो जाएगा। लेकिन x3 y2 और y2 किससे संबंधित है, Z1 से। ठीक है। तो GOFX3 इज इक्वल टू GFX3 इज इक्वल टू GY2 इज इक्वल टू Z1। ठीक है, ये हुआ। और अगर ऐसे भी मिला करके देखें, इस तरह से भी मिलाएं, x1 किससे रिलेट करता है, y1 से, x2 किससे रिलेट करता है, तो y1 से, x3 किससे रिलेट करता है, तो y2 से। ठीक है। अब y1 किससे रिलेट करता है, तो Z3 से, y1 किससे रिलेट करता है, तो Z3 से, और y2 किससे रिलेट करता है, तो Z1 से। अब इसको गायब कर दीजिए, इसको मिला दीजिए, यानी x1 हो गया x1 Z3, ये ग्रुप बना कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर x1 का x2 का Z3, x2 का Z3, ठीक है, और x2 का x3 का बन गया Z1 के साथ कॉम्बिनेशन। इस तरह से हुआ। हम इसको बीच से गायब कर दिए, और तब x1 Z3, x2 Z3, x3 Z1। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन है। बीच से जो कनेक्टर है उसको, जो हमको कनेक्ट किया उसको ही हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते, हटा देते हैं, और जो पहले था और जो शुरू का था उसको कम रख लेते हैं। तो ये हमारा, अगर हम इस GOF को कहें GOFX यहाँ, तो ये इसका रेंज हो गया Z1 Z3 Z2 नहीं हुआ। यहाँ रेंज ऑफ F क्या है, y1 y2, जो G का सबसेट है। ठीक है ना। अच्छा, ये y3 नहीं है रिलेटेड, y3 को भी रिलेट कर दीजिए। लेकिन GOF जब होगा तो ये y3 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको इसका एलिमेंट लेना है। ठीक है, y3 को हम Z2 से डिनोट कर दिए, चूँकि नहीं करेंगे तो ये फंक्शन ही नहीं होगा ना। ठीक है, तो हमको जब GOF लेंगे तो इस एलिमेंट को ओमिट करना होगा, चूँकि y3 Z2 से रिलेटेड है, लेकिन y3 A के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। तो अब समझ गए आप कि रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G होना चाहिए, तभी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा। अब कभी कभार ऐसा हो जाए कि रेंज ऑफ F जो है वो डोमेन ऑफ G नहीं का सबसेट नहीं हो, बड़ा हो जाए, तब तो बनेगा ही नहीं फंक्शन। ठीक है, तो ये कंपलसरी हो गया कि रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ G, देन द डोमेन ऑफ GOF इक्वल टू डोमेन ऑफ F, दैट इज द सेट A अकॉर्डिंग टू द
कंसिडर्ड इन डेफिनीशन, जो डेफिनीशन में कंसिडर किया गया है उसके अनुसार। आप जो भी लेंगे, यहाँ दूसरे x लेंगे, यहाँ y लेंगे, यहाँ y लेंगे, यहाँ z लेंगे, कैपिटल में नाम है तो कैपिटल ही लेना होगा, तो वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ इस तरह से कि कुछ, एक तो क्वेश्चन भी आप देख लिए, एक तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया आपको समझने के लिए आसानी से। ठीक है। तो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कलेक्ट कर लेते हैं और फिर आएंगे थ्योरी पर। ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बाद में देखेंगे, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल 1 ही मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन लेता हूँ, लेट f 1 2 3 2 1 to 5 and G one to 5 2 1 3। ठीक है। be defined as f इक्वल टू, ऑर्डर पेयर सेट लिखा हुआ है 1 2 3 5 4 1 1 2 3 5 4 1। ठीक है। तो f में 1 3 4 है, 1 3 4 1 2 3 5 4 1 and G equal to 1 3 2 3 5 1। ठीक है। फाइंड GOF एंड FOG। फाइंड GOF एंड FOG। ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं ऐसे। ये जो लिखा है F का डेफिनीशन, 1 किससे मैच है 2 से, 3 किससे मैच है तो 5 से, और 4 किससे मैच है तो 1 से, है ना। ये सेकेंड एलिमेंट B का है इसका, तो 1 2 5 है दिया हुआ। अब देखिए यहाँ G किससे रिलेटेड है तो 1 रिलेटेड है 3 से। यहाँ देखिए 1 रिलेटेड है 3 से। ठीक है। 2 रिलेटेड है 3 से, 2 भी रिलेटेड है 3 से, अब 5 रिलेटेड है 1 से। ठीक है। तो अब ये GOF के लिए मैं लिखा हूँ, इसीलिए F पहला लिखा हूँ। ये F ग्रुप है, ये F ग्रुप है ऑर्डर पेयर, और ये G ऑर्डर पेयर है, G का ऑर्डर पेयर है। ठीक है। ये G का ऑर्डर पेयर है। तो अब 2 5 1 को कैंसिल करेंगे तो GOF का पेयर क्या बन गया,
1 3 3 1 एंड 4 3। ठीक है, यही ग्रुप बन गया। ये बीच से कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दिए, 1 का 3 से, 3 का 1 से, 4 का 3 से। ठीक है, और अगर डायग्राम बना के देखें तो देखिए ऐसे करेंगे। सेट का नाम नहीं लिखा हुआ है, खाली एलिमेंट दिया हुआ है। वन 3 4 और 1 2 5 और इसमें 1 3। तो देखिए 1 किससे एसोसिएटेड है, एफ में 1 2 से एसोसिएटेड है, 3 5 से एसोसिएटेड है और 4 1 से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब इसके बाद इस ग्रुप में आइए, ये एफ हो गया और ये जी हो गया। ठीक है, तो जी में 1 किससे एसोसिएटेड है, 3 से। देखिए 1 3 से एसोसिएटेड है, तो 1 3 से एसोसिएटेड है। ठीक है, फिर 3 जो है, 3 जो है, ये 5 जो है वो 1 से एसोसिएटेड है, 5 जो है वो 1 से एसोसिएटेड है, और उसके बाद 1 जो है वो 3 से एसोसिएटेड है। बस हो गया, यही 2 ठो एसोसिएशन है ना। 2 गायब हो गया, 2 का एसोसिएशन नहीं दिया हुआ है। टू का 3 से है, जी में 2 का 3 से है, सॉरी जी में 2 का 3 से है, जी में 2 का 3 से है। ठीक है, जी में 2 का 3 से है, सॉरी। तो 1 का 2 से, 3 का 5 से, 4 का 1 से, और फिर 1 का 2 यहाँ इस सेट में से 1 का 3 से, 5 का 1 से और 2 का 3 से हो गया। तो जब जीओ एफ लेंगे डायरेक्ट तो क्या लिखेंगे, 1 से 2 पर आएंगे, 2 से 3 पर जाएंगे, तो इधर तो 1 लिखे, 1 से 2 पर गए, 2 को लिखना नहीं है, 2 3 पर आया तो 3 लिख दिए। अब यहाँ 3 आए, 3 से कहाँ जाएंगे, 5 पर, 3 लिख दीजिए यहाँ। 3 से आए 5 पर, 5 से कहाँ जाना है, 1 पर, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ 4 आए, 4 से कहाँ जाना है, 1 पर, तो पहले यहाँ 4 लिखिए, एक एलिमेंट फर्स्ट डोमेन, 4 का 1 पर गए, 1 नहीं लिखना है, 1 से 3 पर आए। ठीक है, यह देखिए तो आंसर है कि नहीं, 1 3 3 1 4 3। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन हुआ। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जीओ एफ हो गया। अब एफओजी के लिए, एफओजी के लिए करना है, तो एफओजी डिफाइन करना है। तब इसी के तरह अगर करना है तो पहले जी लिखना होगा यहाँ पर एफओजी के लिए। तो पहले जी लिखिए, जी का क्या है, 1 से 3 को रिलेशन है, ये सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से है, जी का यहाँ है 1 को 3 से है। ठीक है, और 2 को भी 3 से है, और 5 को 1 से है। पहले जी लिख लिए, यानी इसको लिखने के लिए यहाँ हम पहले जी लिखते हैं। ये ऑर्डर पेयर जी का है, ये ऑर्डर पेयर जी का है, ये ऑर्डर पेयर जी का है। ठीक है, 1 3 2 3 5 1, और तब एफ लिखेंगे 1 का 2 से। 1 कहाँ है, यहाँ 1 का 2 से, ये कॉम्बिनेशन बना, और 3 का 5 से, 3 यहाँ है तो 3 का 5 से, और 4 का 1 से। एफ का 1 का 2 से, 3 का 5 से, 4 का 1 से। तो वहाँ यहाँ तो 1 है ही नहीं। ठीक है,
तो यही 2 and 5 हमारा एलिमेंट हुआ। 2 and 5 फिर 2, यानी अगर इस तरह से हम लोग लिखेंगे एफ ओ जी एक्स, तो एफ जी एक्स, तो अब यहाँ पर लीजिए हम लोग एफ ओ जी में जी का एलिमेंट हम क्या लेते हैं, जी का एलिमेंट 1 लेते हैं। तो जी 1 किससे रिलेटेड है, 3 से, तो ये हो गया एफ थ्री, जी का 1 का 3 से है, तो ये F3 हो गया। F3 क्या है, F3 क्या है, तो 5, ठीक है, तो ये 5 लिखे। उसके बाद FOG, तो G का लेना है 2, तो G2 कितना है, 3 के बराबर, तो फिर 3, तो ये फिर 5 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से फिर FOG, G में 5 आया, तो 5 लेंगे, तो इक्वल टू हो गया F5, तो F5 तो है ही नहीं, F5 किससे रिलेटेड है, 3 से। F5 किससे रिलेटेड है, F5 का वैल्यू है ना, F5 ये ऑब्जेक्ट इमेज है, तो इसका इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ है, 3 है, तो इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। तो F5 का फिर यहाँ 3 है, यहाँ पर भी देखिए फिर से यहाँ 3 है तो 5 से है, और यहाँ 3 है तो फिर से लिखना होगा 5, यहाँ पर हो गया ना। तो 5 का 2 से, 2 का 5 से, 1 का 5 से, हो गया ना। देखिए 1 का 5 से, 2 का 5 से, एंड 5 का 3 से, बन गया कंपोजिशन, ठीक है। अब इसको ओमिट कर दिए, चूँकि उसमें तो 1 और 3 दो ही एलिमेंट है, तो 3 को यहाँ 2 बार लिखना था, कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है, ठीक है। 1 का 3 से, और 3 किससे रिलेटेड है, तो 5 से, तो 5 यहाँ देना पड़ा हमको, और 3 यहाँ भी हो गया 5, 1 का 2 से। अब कंबाइन कर दिए, 1 को 5 से, 2 को 5 से, 5 को 2 से, हो गया। तो यही GOF और FOG निकला, ठीक है। अब हमारी समझ से कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। तो इस एग्जाम्पल के बाद फिर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, और क्वेश्चन डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ भी हम लोग ये देखें कि GOF 133143 है, और FOG हमारा क्या है, तो FOG हमारा हो गया ये 152552, तो दोनों समान तो नहीं है। देखिए 15 इसमें है, इसमें तो नहीं है, 25 इसमें है, इसमें नहीं है, और 52 इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो GOF और FOG इक्वल हुआ, नहीं हुआ। तो यह जरूरी नहीं है कि GOF और FOG इक्वल हो, जबकि G और F उसमें तो वही चीज़ है, डेफिनेशन तो सेम है GOF का, G का और F का। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, लेट R बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। Let R be the set of all real numbers let F R to R such that
एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स and gx gr to r such that gx equal to 3x square, then so that GOF not equal to FOG। ठीक है। अब देखिए GOF और FOG क्या होगा। GOFX इक्वल टू क्या लिखेंगे, GFX GFX किसके बराबर है, cos x के बराबर। देखिए fx इक्वल टू क्या है, तो के जगह पर cos x लिखेंगे। जब cos x हो गया तो gx कितना है, 3x स्क्वायर के बदले में, तो इसको थोड़ी देर के लिए y मान लीजिए। सपोज करिए कि y है, तो यहाँ क्या हो गया 3y स्क्वायर, तो 3 है, y की जगह पर cos x रख दीजिए, तो हो गया ये cos स्क्वायर x, है ना, 3 cos स्क्वायर x। और दूसरा देखते हैं FOG x इक्वल टू FGX इक्वल टू F, और GX के बदले में क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर को t मान लीजिए, तो ये मान लीजिए कि t हो गया, यानी लेट 3x स्क्वायर इक्वल टू t, है ना, समटाइम्स, थोड़ी देर के लिए। अब ft के लिए क्या लिखेंगे cos t, अब t का वैल्यू बैठाइए cos, और t के जगह पर रखेंगे 3x स्क्वायर। तो बोलिए, तो 3 cos स्क्वायर x और cos 3x स्क्वायर दोनों इक्वल है, नहीं है, तो लिखेंगे सिंस 3 cos स्क्वायर x नॉट इक्वल टू cos थ्राइस x स्क्वायर, देयरफॉर GOF नॉट इक्वल टू FOG। ठीक है, GOF और FOG दोनों इक्वल नहीं हुआ। अब एक क्वेश्चन हम लोग लिखें, आप थ्योरेटिकल भी समझ सकते हैं इसको, जो अभी लिखने जा रहा हूँ उसको आप थ्योरेटिकल भी समझ सकते हैं। थ्योरी तो ये सब भी तो इसमें कहाँ न्यूमेरिकल्स है, सारा का सारा थ्योरेटिकल से ही लगता है, लेकिन थ्योरी अलग होता है और न्यूमेरिकल्स अलग होता है। जैसा पढ़ेंगे वैसा ही होता चला जाएगा। Let f a to b, example number 3, let f a to b and let ia and ib and let ia and ib are identity functions on a and b, are identity functions on A and B respectively। ठीक है, prove that FOIA is equal to F and IBOF भी इक्वल टू F। ठीक है, ये प्रूव करना है।
तो इसमें आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं? यहाँ अभी तो हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। जैसे यहाँ जो है x1 x2 x3, ठीक है, और यहाँ जो है जो भी एलिमेंट है, तो जब मैच करेंगे आइडेंटिटी होगा, तो यहाँ भी x1 होगा तभी आइडेंटिटी कहलाएगा, ये भी x1 होगा, x2 होगा, ये भी x3 होगा, तभी आइडेंटिटी होगा। अगर इसके एलिमेंट को y1 y2 y3 मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए y1 y2 y3, तो श्योरली यदि यदि fx1 इक्वल टू y1 है, इक्वल टू जब x1 हो जाएगा, fx2 इक्वल टू y2 इक्वल टू x2 हो जाएगा, fx3 इक्वल टू y3 इक्वल टू x3 हो जाएगा, तभी यह आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जब हम आईना के सामने खड़े होते हैं, तो हम खड़े होते हैं तो दूसरे हमारे दोस्त का फोटो थोड़ी आएगा, तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। यानी अगर फंक्शन को एक आईना मान लिया जाए, तो जो देख रहा है उसी का फोटो उधर आएगा, तो सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो x1 यहाँ पर भी x1, यहाँ पर x2, यहाँ पर x3, तो इसी को कहेंगे हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं f कंपोजिशन IA x, तो क्या होगा यहाँ f कंपोजिशन, f IA x हो गया, तो ये हो गया ix, तो x के बराबर होगा, तो ये fx हो गया। fx हो गया, तो अब यहाँ दोनों से x हटा लें, तो देयरफॉर FOIA इक्वल टू f हो गया। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों x को ख़त्म कर दें तो FOIA इक्वल टू f हो गया। अब दूसरा सेकेंड पार्ट कि IBOF इज को यहाँ x y ले लें, सेम नहीं लिखते हैं, y ले लें, चूँकि A to B फंक्शन है, इसको ऐसे जानिए, अगर यहाँ A है, यहाँ x1 y1 है, x1 x2 है, यहाँ x1 x2 है, तो यहाँ y1 y2 है। ठीक है, तो इधर से इधर, इधर से इधर I2 है, तो इसका IB, ये सेट A है, ये B है, तो IB जब बनेगा तो y1 भी होगा और y2 भी होगा, यानी इसका y1 का इमेज भी y1 और जो y2 का भी इमेज y2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे IB FY। ठीक है ना, तो FY किसके बराबर होगा? FY, अगर FY लेना है तो FY किसके बराबर होगा? इधर से इधर फंक्शन करिए तो x के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया x के बराबर। ये IBY हो गया, सॉरी IBY हो गया ना, FY तो y के बराबर है, लेना होगा। सॉरी, यहाँ x लेना होगा, fx, तो ये हो गया fx। ठीक है, IOBX इक्वल टू IFX, IFX के बदले में क्या आएगा तो y, IBY तो y के ही बराबर होगा, और y किसके बराबर होगा तो fx के बराबर हो ना। IOBX IBFX, fx किसके बराबर तो y के बराबर, तो IBY हो गया। IBY है तो आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये y के बराबर, और y किसके बराबर तो fx के बराबर। ठीक है, डेफिनेशन ही है, A to B में फंक्शन है,
तो y के बराबर y के बदले में fx लिखेंगे। अब यहाँ से x y ख़त्म कर दें तो IOB f इज इक्वल टू f, ठीक है, दैट इज इक्वल टू FOIA। प्रूव हो गया दोनों, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे पर कुछ क्वेश्चन लेंगे। अब लेना है यानी कि ये देखना है कि FOG और GOF तो ये कम्यूटेटिव नहीं हुआ, नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, समटाइम्स इट मे बी बट नॉट ऑलवेज। और अभी तक जो एग्जाम्पल देखे उसमें वही देख रहे हैं कि कंपोजिशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन कंपोजिशन एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव के लिए हम लोग दूसरे दिन मिलेंगे, दूसरे क्लास में, ठीक है। और फिर देखते हैं आगे, फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, व्यू करिए, आप सजेस्ट भी करिए दूसरों को, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। हो सकता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको लाभ होगा ही, मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है आपको लाभ हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो प्रयास है वो सार्थक होगा और हम अपने को धन्य कहेंगे कि हमारे मेहनत से किसी का लाभ हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।